ब्रिटिश भारत के कानून, उनके अधिनियम सुनने में कितने उलझे हुए लगते हैं ना। तो चलिए आज इस उलझन को सुलझाते हैं और इन सभी ऐतिहासिक अधिनियमों को एक दिलचस्प कहानी की तरह समझते हैं, जिससे ये हमेशा के लिए याद हो जाए। रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, मॉर्ले मिंटो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। उफ, ये सब नाम सुनकर अक्सर दिमाग घूम जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब एक जैसे ही तो हैं। अगर किसी को ऐसा महसूस होता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही लगता है। लेकिन क्या हो अगर इन्हें याद करने का एक मजेदार तरीका मिल जाए। तो चलिए काम करते हैं, इन अधिनियमों को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही कहानी के रूप में देखते हैं। एक कहानी जो एक व्यापारिक कंपनी के लालच और बेहिसाब ताकत से शुरू होती है, ताज के सीधे नियंत्रण तक जाती है और फिर भारत की आज़ादी की नींव रखती है। इस तरह हर अधिनियम कहानी का एक अगला पन्ना बन जाएगा। तो हमारी कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी से। एक कंपनी जो व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे इतनी शक्तिशाली और बेकाबू हो गई कि ब्रिटिश सरकार को उस पर लगाम कसने के लिए मजबूर होना पड़ा। कहानी का पहला मोड़ आता है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के साथ। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये ब्रिटिश सरकार का पहला गंभीर प्रयास था कंपनी के मामलों को रेगुलेट यानी नियंत्रित करने का। ये एक शुरुआत थी। अब इसको याद रखने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है। बस रेगुलेट शब्द को याद रखिए। जब कोई चीज़ हाथ से निकल जाती है तो उसे रेगुलेट किया जाता है ना। तो सरकार ने दो बड़े कदम उठाए। पहला, बंगाल के गवर्नर को सबका बॉस बना दिया और उन्हें गवर्नर जनरल कहा। और दूसरा, नियंत्रण के लिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया। सिंपल। लेकिन रेगुलेट करने के बावजूद भी कंपनी पूरी तरह काबू में नहीं आई। तो सरकार ने अगला कदम उठाया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसका मकसद था कंपनी की शक्तियों को और कम करना, उन्हें बांटकर। और इसे याद रखने की ट्रिक तो और भी मजेदार है। एक्ट का नाम है पिट्स। तो बस ऐसा सोचिए कि सरकार ने कंपनी के दो मुख्य कामों, व्यापार और राजनीति, को दो अलग अलग पिट्स यानी गड्ढों में डाल दिया। व्यापार का काम कंपनी के डायरेक्टर देखेंगे और राजनीति के लिए एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। बस काम अलग अलग हो गए। चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट्स का दौर। ये असल में कंपनी के लाइसेंस थे, जिन्हें हर 20 साल में रिन्यू किया जाता था। लेकिन हर रिन्यूअल के साथ कंपनी की शक्तियां धीरे धीरे कम होती जा रही थीं। यह कंपनी के व्यापारिक राज की एक धीमी समाप्ति थी। 1813 में पहली बड़ी चोट लगी। ट्रिक है भाई, अब तुम अकेले नहीं खाओगे। सरकार ने भारत में व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार यानी मोनोपोली खत्म कर दी। लेकिन कंपनी ने गिड़गिड़ाकर कहा, प्लीज चाय और चीन के साथ व्यापार तो हमारे पास रहने दो। और सरकार मान गई। तो याद रखिए, 1813 मतलब चाय और चीन को छोड़कर सब खत्म। लेकिन ये रियायत ज्यादा दिन नहीं चली। 20 साल बाद 1833 में ट्रिक थी, अब बिल्कुल नहीं। कंपनी से चाय और चीन का व्यापार भी छीन लिया गया। अब कंपनी का व्यापार से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ एक प्रशासनिक संस्था बनकर रह गई, जिसका काम सिर्फ शासन चलाना था। और इसी 1833 के एक्ट के साथ बंगाल के गवर्नर जनरल का पद अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति थे। सत्ता अब और भी ज्यादा केंद्रीयकृत हो रही थी। कंपनी के दौर का आखिरी बड़ा एक्ट था 1853 का चार्टर एक्ट, और इसकी ट्रिक है, अब नौकरी के लिए कंपटीशन होगा। इसी एक्ट के जरिए पहली बार सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इसका मतलब था कि अब सैद्धांतिक रूप से कोई भी भारतीय परीक्षा देकर इस प्रतिष्ठित सेवा में शामिल हो सकता था, जो पहले लगभग असंभव था। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव था। और फिर 1857 का विद्रोह हुआ। ये भारतीय इतिहास का एक बड़ा मोड़ था। इस विद्रोह ने कंपनी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया कि अब कंपनी से भारत नहीं संभलेगा और उन्होंने सत्ता सीधे अपने हाथों में ले ली। यहां से हमारी कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। विद्रोह के ठीक बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम लाया गया। इसका एक ही मकसद था, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करना और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश महारानी के हाथों में सौंपना। उन्होंने इसे भारत के बेहतर शासन के लिए अधिनियम कहा। तो सीधी भाषा में कहें तो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी से कहा, तुमसे न हो पाएगा, और सत्ता छीन ली। इसे याद रखने के लिए ये भी याद रखें कि गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया, जो सीधे महारानी का प्रतिनिधि होता था,
और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने। अब जब सत्ता सीधे क्राउन के हाथ में थी तो सुधारों का एक नया दौर शुरू हुआ। लेकिन ये सुधार अपने साथ एक बहुत बड़ा विवाद भी लेकर आए। 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार आया, जिसने भारतीय राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की, एक ऐसा कदम जिसका असर आने वाले कई दशकों तक महसूस किया जाना था। इसे याद रखने की एक बहुत ही सरल ट्रिक है, नाम है मिंटो। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई कह रहा हो, मैं तो अलग से वोट दूंगा। और यहीं से भारत में औपचारिक सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई, जिसका असर बहुत दूर तक महसूस किया गया। 10 साल बाद 1919 में एक और सुधार आया, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार। इस एक्ट ने 2 महत्वपूर्ण काम किए। पहला, इसने प्रांतों में द्वैध शासन या डायरकी की शुरुआत की, और दूसरा, इसने पहली बार भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। द्वैध शासन को याद रखने की ट्रिक है 19-19। हिंदी में हम कहते हैं ना, बस 19-20 का फर्क है, जिसका मतलब होता है बहुत मामूली अंतर। यहां भी ऐसा ही था। शक्तियों को 2 हिस्सों में बांटा गया, कुछ भारतीय मंत्रियों को दिए गए और कुछ महत्वपूर्ण विषय गवर्नर ने अपने पास रखे। यानी पूरी शक्ति नहीं दी, बस 19-20 का फर्क रखा। अब हम अपनी कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। ये वो दौर था जब भारत की आज़ादी की मांग तेज हो रही थी और ब्रिटिश सरकार एक ऐसा ढांचा बनाने की कोशिश कर रही थी जो शायद भविष्य में काम आ सके। 1935 का भारत सरकार अधिनियम अब तक का सबसे लंबा और सबसे विस्तृत अधिनियम था। ये इतना महत्वपूर्ण है कि कई लोग इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, क्योंकि हमारे संविधान का एक बड़ा हिस्सा यहीं से लिया गया है। इसके 3 सबसे बड़े काम थे। प्रांतों से वो 19-20 वाला दोहरा शासन खत्म करके उन्हें पूरी आज़ादी देना, देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए आरबीआई की स्थापना करना और बर्मा को भारत से अलग करना। और फिर आया दूसरा विश्व युद्ध। इस मुश्किल समय में अंग्रेजों को भारतीयों के समर्थन की सख्त जरूरत थी। इसीलिए 1942 में उन्होंने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को एक प्रस्ताव के साथ भारत भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस प्रस्ताव में कुछ भी ठोस नहीं था, ये बस भविष्य के वादे थे। और गांधी जी का ये एक उद्धरण सब कुछ कह देता है। उन्होंने इसे एक डूबते हुए बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक कहा, मतलब एक ऐसा चेक जिसकी तारीख भविष्य की हो, और वो भी एक ऐसे बैंक का जो खुद डूबने वाला हो। भारतीय नेताओं ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो ये थी कहानी, एक कंपनी के नियंत्रण से शुरू होकर ताज के शासन तक और अंत में आज़ादी के वादों तक। ये अधिनियम हमें सिर्फ ब्रिटिश राज के बारे में नहीं बताते, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि भारत का आधुनिक प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचा कैसे विकसित हुआ। लेकिन सवाल ये है कि इन कानूनों की छाप आज के भारतीय संविधान पर कितनी गहरी है। इस पर सोचिएगा जरूर।